everyone, welcome to Force Defense Academy. I am Sandhya and today in this video I will be talking about National Education Policy. So National Education Policy ये क्यों लाई गई? पहले हम बात करते हैं कि जैसे हमारी कंट्री का जो एजुकेशन सिस्टम है, मतलब हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं, 12th कंप्लीट कर लेंगे, ग्रेजुएशन हो जाएगी, फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो ऐसे कुछ चेंजेस लाए गए जिनसे क्या हो सके, बच्चों को होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब कि उनको हर तरीके की एजुकेशन मिल सके। अभी जैसे वोकेशनल एजुकेशन इसमें इंक्लूड की गई है, कई क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों की बढ़ाई गई है, कई सारी स्कीम्स लाई गई है ताकि उससे क्या हो सके, बच्चे का पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो सके। अगर पूरी तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट होगा तो वो आगे कुछ कर पाएगा, उसको जॉब मिलना आसान होगी, वो बिजनेस को खुद का कर पाएगा। तो ये सारी कुछ बातें हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हम देखते हैं। तो हम देखते हैं क्या है इसमें, जो नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है इसका एम क्या है, इसमें सेवरल चेंजेस किए हैं इसने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। मतलब जो अभी तक का सिस्टम चलता आया था स्कूल का, कॉलेज का, उन सब में कुछ चेंजेस किए हैं इसने, हर लेवल पे किए, स्कूल में भी और कॉलेज में भी। तो इसका एम क्या है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसका एम है कि इंडिया को क्या बनाना है, ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। इसका मतलब क्या होता है, चलो इस वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। ग्लोबल नॉलेज मतलब कि इंडिया ऐसा नॉलेज प्रोवाइड करे जो कि ग्लोबली, मतलब होल वर्ल्ड की दूसरी कंट्री भी जो है इंडिया में आए, मतलब यहाँ से नॉलेज लेके दूसरी जगह पे पहुँचाए। जैसे हम कहते हैं ना, इंडिया पहले विश्व गुरु था, मतलब यहाँ पे इतना सारा नॉलेज था, पर वो कुछ लाइब्रेरी के जलने की वजह से और कई कारण हुए जिनकी वजह से अभी वो चीज़ें नहीं हो पाई। हमारे यहाँ कई सारे ग्रंथ थे, कई हमारे साहित्य है जिनमें बहुत सारे नॉलेज की हम बात करते हैं। तो अभी भी इसका क्या एम है, हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी का, कि इंडिया को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना है। उससे क्या होगा कि दूसरी कंट्री हमारी कंट्री में आएगी, यहाँ का नॉलेज जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब वहाँ तक फैलाएगी। उसके बाद ये ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ के एजुकेशन पॉलिसी में अभी अभी सुधार हुआ है, इसके पहले भी 2 बार हुआ है, जैसे कि 1968 में और 1986 में। जो 1986 में हुआ था ना, इसको 1992 में वापस से एक बार कुछ चीज़ें ऐड की गई थी, लेकिन हम उसको पूरी एजुकेशन पॉलिसी नहीं बोलते क्योंकि कुछ माइनर चेंजेस थे वो। ठीक है, तो अभी हम NEP 2020 की बात करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें कि स्कूल एजुकेशन में, मतलब स्कूल लेवल पे क्या क्या चेंज किए गए, तो स्कूल लेवल पे यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले तो जो पहले 10+2 स्ट्रक्चर चलता था, इसका मतलब क्या होता है कि 10+2 मतलब गवर्नमेंट जो है ध्यान देती थी सिर्फ 12 साल तक। 10+2 मतलब बराबर कितने हुए, 12 साल, मतलब फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक गवर्नमेंट क्या करेगी, बच्चों पे ध्यान देगी। इसमें ऐसा था कि 10th क्लास तक आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, जैसे बच्चे क्या करते, सारे सब्जेक्ट पढ़ते, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स। उसके बाद उनके पास स्ट्रीम लेने का ऑप्शन होता है, 2 साल जो होता है 11th 12th, वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, सब्जेक्ट चूज करते हैं। जैसे कोई साइंस स्ट्रीम में जाएगा, मैथ्स या बायो सब्जेक्ट लेगा, कोई कॉमर्स स्ट्रीम में जाएगा तो वो कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट्स लेगा, कंप्यूटर, अकाउंट्स, बिजनेस। कोई आर्ट स्कीम में जाएगा तो वो वहाँ पे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी पढ़ता है। तो ऐसे ये वाला सिस्टम था, लेकिन अभी इसको किसने बदल दिया है, 5+3+3+4। अब इसको हम अच्छे से समझते हैं। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया तो आपको पूरी क्लियरिटी हो जाएगी कि ये जो आपका स्कूल में क्या क्या बदलाव किए। जैसे हमने यहाँ लिखा है कि 10+2 सिस्टम को बदल के क्या कर दिया इन्होंने, 5 3 3 4। अभी जो पहला 5 है, इसका मतलब क्या होता है, तो मैं अच्छे से बताती हूँ आपको कि 5 मतलब जो शुरू के 5 साल होते हैं, आपकी नर्सरी क्लास से लेके नर्सरी LKG UKG, उसके बाद वहाँ से लेके आपकी 2nd स्टैंडर्ड तक। मतलब बच्चों का एडमिशन कब होगा स्कूल में, 3rd, मतलब 3 साल के जब रहते हो, 3 ईयर से उनका एडमिशन होगा, और 3 से 3 4 5 6 7, मतलब 7 साल तक, मतलब यहाँ से 4 5 6 7 8, जब बच्चे 8 साल के हो जाएंगे तब तक उनका ये फर्स्ट जो 5 जो नंबर है यहाँ पे, इसको शो करता है कि 3 से 8 साल तक के बच्चे इसमें रहेंगे। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज। ये फाउंडेशनल स्टेज का मतलब ऐसा है कि बच्चे का बेसिक क्लियर करा जाएगा यहाँ पे मतलब कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं होगी। यहाँ पे कोई एग्जाम का कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कोई एग्जाम का कॉन्सेप्ट नहीं है, नो एग्जाम। यहाँ पे बच्चों को गेम्स करवाए जाएंगे, प्ले खेल कूद के उनको क्या करवाना है कि उनको स्कूल के प्रति इंटरेस्ट जगाना है। जैसे कि अभी क्या होता था, अगर अभी तक का एजुकेशन देखे तो बच्चे को जबरदस्ती स्कूल भेजा जाता है। मैं खुद ही देखती हूँ, मतलब आसपास अपने आसपास देखो कि बच्चों को जबरदस्ती स्कूल भेजा जाता है। उनको संडे का वेट रहता है, नहीं छुट्टी आ जाए, कब छुट्टी आ जाए। छुट्टी मतलब स्कूल जाना पसंद नहीं करते
क्यों? क्योंकि यहाँ का सिस्टम ही ऐसा है कि पढ़ाएंगे, वहाँ पे पढ़ाएंगे, एग्जाम लेंगे, टेस्ट लेंगे, तो बच्चे भागते हैं स्कूल से, गेम्स नहीं होंगे। लेकिन अभी के सिस्टम में क्या कर दिया कि जो शुरू के 5 साल है, शुरू के जो 5 साल है उसमें बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करना है। मतलब स्कूल के प्रति उनका लगाव इतना ज़्यादा हो जाए कि वो स्कूल जाना पसंद करे, स्कूल से छुट्टी लेना पसंद नहीं करे। अगर बचपन से अगर स्कूल उनको पसंद आ गया, कह रहे वो जगह तो बहुत अच्छी है, अपन तो चलते हैं वहाँ पे, तो उससे क्या होगा, वो आगे भी पढ़ाई करना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं, बच्चों को कोई डर नहीं, आराम से आओ, खेलो कूदो, मस्त मस्ती करो, इस तरीके से। और यहाँ पे बेसिक चीज़ें जैसे 1 2 3 हो गया, मतलब न्यूमरो जो न्यूमेरिकल्स जो होते हैं, मतलब छोटे छोटे न्यूमरेसी जो है वो पढ़ाई जाएगी। फाउंडेशनल चीज़ें जैसे ABCD पढ़ाई जाएगी, हिंदी की वर्णमाला पढ़ाई जाएगी, छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। और ये सब उनकी रीजनल लैंग्वेज में होगा। यहाँ पे कोई लैंग्वेज बाउंडेशन नहीं है कि बच्चों के ऊपर इंग्लिश थोपी जाएगी या कोई सी भी लैंग्वेज उनके ऊपर ज़बरदस्ती पढ़ाई जाएगी। यहाँ पे उनको क्या पढ़ना है, सब रीजनल लैंग्वेज में। ठीक है, तो पहला 5 का कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा अगर हम देखें 3, तो सेकंड जो होता है 3, ये होती है उनकी प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज, इसमें कौन सी क्लास आएगी, सेकंड तक हो गया, उसके बाद 3rd 4th 5th, 3 हमने बात करी, मतलब 3rd 4th 5th क्लास काय में आएगी, प्रिपरेटरी स्टेज में। इसमें क्या होगा, एग्जाम तो होगी, बच्चों की एग्जाम कंडक्ट होगी, लेकिन उनको जो पढ़ाया जाएगा वो किसके साथ पढ़ाया जाएगा, एक्टिविटी, गेम्स और इसके साथ पढ़ाई की जाएगी। मतलब एक्टिविटी प्लस स्टडी, कुछ एक्टिविटीज करवाई जाएगी और उसके साथ उनको पढ़ाया जाएगा। तो उससे क्या होगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, मतलब उनको पढ़ाई जो होगी बोझ नहीं लगेगा। मतलब कुछ एक्टिविटी से क्रिएटिविटी वाली चीज़ें होगी, कुछ गेम्स खिलाए जाएंगे उनको और बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाएगी और रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई जाएगी। ये भी आपकी मदर लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई जाएगी। यहाँ पे भी कोई लैंग्वेज बाउंडेशन नहीं है। तो हमने सेकंड 3 पढ़ा, फिर उसके बाद 5 3 3 4 में हमारा जो 3rd 3 होता है, जो 3rd 3 आता है वो क्या होता है, वहाँ पे होती है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज अभी हम कौन सी क्लास तक बात करी हमने, सेकंड हो गया, इसको 3rd 4th 5th, अब जो आएगा वो कौन सी आएगी क्लास, 6th 7th और 8th। तो 6th 7th 8th जो होगा ये हमने क्या बोला, मिडिल स्टेज। इसमें जो होगा यहाँ पे एग्जाम्स तो होगी बच्चों की, अब एग्जाम स्टार्ट हो गई तो एग्जाम्स बंद नहीं होगी। यहाँ पे बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन, यहाँ पे जो नई चीज आई है वो है वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल का मतलब होता है कि यहाँ पे बच्चों को कुछ ऐसे काम सिखाए जाएंगे जो उनके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट में आते हैं। जैसे अगर बच्चे को किसी को अगर बैंडेज, जैसे फर्स्ट एड अगर का काम सीखना है कि फर्स्ट एड कैसे किया जाता है, उसको वो काम सिखाया जाएगा। मतलब ऐसे छोटे मोटे कोई सा भी काम हो, अगर किसी को कुकिंग में शौक है तो उसमें उसका इंटरेस्ट डेवलप किया जाएगा, वो वाला काम सिखाया जाएगा। तो इस तरीके से कोई सा भी काम, छोटा हो बड़ा हो, यहाँ पे क्या रहेगा कि बच्चे को कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा। जैसे अगर बड़े होने के बाद अगर इंटर्नशिप करते तो वहाँ पे क्या रहता है, जॉब लेना है, ये करना है, वो करना है, मतलब बहुत बर्डन रहता है। यहाँ पे बच्चे फ्री माइंड से काम करेंगे तो उनके कई सारे इनोवेटिव आइडियाज आएंगे, उनको क्रिएटिविटी के साथ काम करेंगे, पूरे मन से काम करेंगे और उनकी मन पसंद काम करेंगे। अभी तक पहले क्या था कि बच्चों के ऊपर सब्जेक्ट थोपे जाते हैं, मतलब ऐसा कि उनको बाउंड होते हैं कि वो सब्जेक्ट उनको पढ़ना है। अभी यहाँ पे क्या है, वो फ्री है, मतलब यहाँ पे जो उनका मन करेगा वो पढ़ेंगे। तो वोकेशनल एजुकेशन आई, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन यहाँ पे लाई गई है। मतलब कोडिंग वगैरह का थोड़ा बहुत नॉलेज उनको दिया जाएगा, कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है, क्योंकि आज के टाइम पे डिमांड बहुत ज़्यादा है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद कुछ साइंस के सब्जेक्ट, आर्ट के सब्जेक्ट और मैथ्स, ये सब्जेक्ट जो है इनका थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज इनका उनको बच्चों को दिया जाएगा। तो ये हमने पढ़ी मिडिल स्टेज में, ये सारी चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। यहाँ पे एग्जाम्स होगी, अच्छे से पूरे साल में बच्चों को एग्जाम देना रहेगा, वोकेशनल एजुकेशन होगी, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग होगी। तो ये हमने सेकंड 3 पढ़ ले, जिसमें हम मिडिल स्टेज में बात करते हैं कि बच्चों को क्या क्या पढ़ाई करवाई जाएगी। उसके बाद होता है लास्ट 4। तो इसमें अब कौन सी क्लास आएगी, 9th तक हो गया, सॉरी 8th तक हो गया, अब कौन सी होगी 9, 10, 11 एंड 12th क्लास। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, सेकेंडरी स्टेज। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे अभी तक क्या हुआ करता था कि बच्चे जैसे 9th 10th करते हैं, उसके बाद 11th में उनको स्ट्रीम चूज करना होता है। ठीक है, जैसे वो साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, कॉमर्स में जाना चाहते हैं, आर्ट्स में जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रीम वाला सिस्टम खत्म हो गया, नो स्ट्रीम, और कह सकते हैं मल्टीपल स्ट्रीम।
मल्टीपल स्ट्रीम मतलब अगर बच्चा 9th से ही जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। 9th 10th 11th 12th में जो सब्जेक्ट उनकी मर्जी का, अगर वो चाहता है कि नहीं मुझे बायो पढ़ना है, मुझे मैथ्स भी साथ में पढ़ना है, मुझे कंप्यूटर भी पढ़ना है, मुझे अकाउंट्स भी पढ़ना है, बिजनेस भी पढ़ना है, मतलब जो साथ में जो उससे कॉम्बिनेशन वो पढ़ना चाहता है वो सारे रहेंगे। तो इससे एक फ़ायदा होता है कि बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ करेगा। और अगर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट अगर कोई चूज़ करता है तो उससे क्या होता है कि वो मन लगा के पढ़ाई करता है। अभी क्या होता है, बच्चों को जैसे मैथ्स, बहुत सारों को मैथ्स पसंद नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, ज़बरदस्ती सोल्व कर रहे हैं, मतलब उनका मन नहीं लग रहा है, तो उसकी वजह से वो पढ़ाई के खिलाफ हो जाते हैं, पढ़ाई से हेट करने लग जाते हैं, उनको पसंद नहीं होती, नहीं नहीं मुझे पढ़ाई नहीं करना, पढ़ाई तो अच्छी नहीं है, ज़बरदस्ती करना पड़ता है। लेकिन अगर वहीं उनके इंटरेस्ट का काम हो कुछ, अगर उनको इंटरेस्ट आता है उस चीज़ में, तो उससे क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पे कोई स्ट्रीम नहीं है, और मल्टीपल स्ट्रीम मतलब जितने सब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं इतने वो ले सकते हैं। यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज भी इंक्लूड है इसमें। अगर वो कोई फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं, कोई फॉरेन लैंग्वेज अगर सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे वो सीख सकते हैं। जैसे हमने पहला हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था 5334 में, पहला क्या था, रीजनल या फिर मदर लैंग्वेज में, सेकंड भी मदर लैंग्वेज में, थर्ड इंडियन लैंग्वेज में, जो हमारे शेड्यूल में जो मेंशन है इंडियन लैंग्वेजेस उसमें पढ़ना है। फिर उसके बाद जो लास्ट 4 जो है, इसमें कोई फॉरेन लैंग्वेज भी वो ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे इन सारे अगर हमने स्टेज जो देखी है, इसमें कहीं पे भी उनको बाउंडेशन नहीं है कि उनको इंग्लिश पढ़ना है। अगर स्कूल चाहे तो पढ़ाए, बच्चे पढ़ना चाहे तो पढ़े, लेकिन बाउंडेड नहीं रहेंगे वो कि वही पढ़ना है ऐसा, ठीक है। तो ये वाली सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था हमारा 5334 का। हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल। मतलब इनका क्या मतलब, इसका एम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, कि जो GER जो है, मतलब जो एनरोलमेंट रेशो है ओवरऑल 2030 तक, उनको क्या एम है कि वो क्या हो जाना चाहिए, 100%। मतलब सारे बच्चे जो है इसके जो मतलब उसके जो एज फिक्स करी गई है उसके सारे बच्चे का एडमिशन होना चाहिए। उसके बाद जो 10+2 सिस्टम है उसको हमने बदल दिया 5334 से। उसके बाद 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मतलब 1st to 12th तक। उसके पहले जो 3 साल रहेंगे वो आंगनवाड़ी या प्री स्कूलिंग जो हमने बात करी, वो भी गवर्नमेंट उसको ध्यान रखेगी। अभी तक नहीं दिया जाता था, अभी तक सिर्फ 1st to 12th तक दिया जाता था। अब उनके ऊपर भी मॉनिटरिंग करेगी, ध्यान देगी कि बच्चों का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है। क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज़ की जो नींव रखी जाती है, जैसे अगर किसी चीज़ की बिल्डिंग बनाना है हमें, तो बिल्डिंग की अगर नींव मजबूत होगी तो बिल्डिंग बहुत अच्छे से टिकेगी, मतलब लंबे समय तक टिकेगी, मजबूत रहेगी। तो बच्चों की जो नींव होती है वो होती है शुरू के साल, मतलब शुरू के जो 5 साल है वो बच्चों की नींव रखते हैं, मतलब बच्चों का फाउंडेशन बनाते हैं। तो वो अगर वहीं पे अगर बच्चा मजबूत बन जाएगा, पढ़ाई के प्रति अगर उसका इंटरेस्ट आएगा, उसका माइंड क्रिएटिव बनेगा, इनोवेटिव बनेगा, तो उससे क्या होगा, बच्चा आगे जाके कुछ ना कुछ करेगा, रिसर्च डेवलपमेंट की फील्ड में करेगा, किसी भी फील्ड में वो आगे जाके अच्छा से अच्छा काम करेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो कि अभी तक हमारे यहाँ गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती थी लेकिन अब देने लगी है। और एक और चीज़, जो 9th to 12th जो हमने पढ़ा था लास्ट वाला स्टेज, उसके अंदर बच्चों की एक साल में 2 बार एग्जाम करवाई जाएगी। एक साल में 2 बार एग्जाम से क्या होता है कि अभी क्या होता है, जैसे फरवरी या मार्च में एग्जाम है तो बच्चे जनवरी में बुक्स खोलना स्टार्ट करते हैं, मतलब तब पढ़ना स्टार्ट करते, पूरा साल पढ़ाई नहीं करते हैं। जनरली तो नहीं करते, कुछ बच्चे होते हैं जो करते हैं, बाकी जनरली लास्ट एग्जाम में पढ़ाई करते। तो अगर साल में 2 बार एग्जाम होगी तो उससे क्या होगा, बच्चों का माइंड एक्टिव रहेगा, बच्चे कंटिन्यू पढ़ाई करते रहेंगे, मतलब पढ़ाई, उनका माइंड क्या रहेगा कि हमें पढ़ना है, एग्जाम देना है। तो ऐसा माइंडसेट बन जाएगा कि उनकी रीडिंग करने की आदत बन जाएगी, उनका माइंड एक्टिव रहेगा, क्रिएटिव रहेगा। ठीक है, तो 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम ईजियर बना दिए है, साल में 2 बार एग्जाम्स होगी। उसके बाद स्कूल गवर्नेंस जो होगा उसका एक्रेडिशन, मतलब उसको रैंक दी जाएगी, जैसे कि एक बॉडी बनाई जाएगी जो कि सारे स्कूल को क्या करेगी, एनालाइज करेगी, मतलब वहाँ पे एक असेसमेंट करेगी उनका कि, और उनको रैंकिंग देगी कि मतलब किस लेवल पे है ये स्कूल। अब अगर फीस स्ट्रक्चर भी देखा जाए तो अभी क्या होता है कि स्कूल अपनी मर्जी से, जैसे अगर प्राइवेट स्कूल है तो अपनी मर्जी से फीस लेते हैं वो, लेकिन अब क्या कर दिया जाएगा, फीस का स्ट्रक्चर मतलब स्कूल की जो रैंकिंग है उसके अकॉर्डिंग उसकी फीस ली जाएगी। मतलब जैसे अभी प्राइस होती है ना प्रोडक्ट्स की, कि एक प्राइस फिक्स कर दी हमने MRP, इससे ज़्यादा उसकी फीस नहीं रखना है, मतलब उससे ज़्यादा उसकी प्राइस नहीं रखना है। तो वैसे ही स्कूल को भी क्या कर दिया जाएगा,
मतलब एक उनकी ग्रेड दे दिया जाएगा, रैंक दे दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग ही अगर मतलब इस लेवल का स्कूल है तो इतनी फीस इसको रखना है, इस लेवल का है तो इतनी रखना है, तो वो प्रोग्राम लाया जाएगा। उसके बाद जब हमने बात करी कि वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी क्लास 6 से। उसके बाद लिस्ट ग्रेडेड 5 मतलब मदर लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसका मतलब होता है कि बेसिक जो होता है आपका, बेसिक रीडिंग, रीड राइट एंड न्यूमरेसी मतलब बेसिक मैथ्स जो होता है, ये बच्चों का स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है। और उनका प्रोनाउंसिएशन, अभी क्या होता है बहुत बार बच्चे बड़ी बड़ी क्लासेस तक आ जाते हैं, 10th तक आ जाते हैं, 12th तक आ जाते हैं, स्टिल मतलब उनका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो ठीक नहीं रहता है, उनको सही से लिखना नहीं आता है, बीच में वो कुछ स्मॉल लेटर्स के बीच में कुछ कैपिटल लेटर लिख देंगे तो कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। अगर उनको वर्ड को प्रोनाउंसिएशन किया है तो वो स्पेलिंग बना ही नहीं पाते, क्योंकि उनका इतना अच्छा सा फाउंडेशन क्रिएट ही नहीं हुआ है, मतलब इतना बेस उनका क्लियर ही नहीं है कि मुझे स्पेलिंग कैसे बनाना है। तो ये जो है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये बचपन से ही मतलब क्लास 3rd तक बच्चों को ट्रेन कर दिया जाएगा उनको कि किस तरीके से रीड करना है, रीडिंग राइटिंग और बेसिक मैथ्स जो होता है, बेसिक कैलकुलेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये अच्छे से सिखा दिया जाएगा। और जो 2030 तक जो पढ़ाने की जो डिग्री होती है विल बी अ 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री, मतलब बीएड डिग्री के बाद ही टीचर्स जो होंगे वो पढ़ा पाएंगे, 4 साल की बीएड डिग्री कर दी जाएगी। तो अभी हमने कई की बात करी है सारी स्कूल एजुकेशन की, स्कूल तक तो हमने देख लिया क्या सिस्टम रहेगा, किस टाइप से पढ़ाई की जाएगी, कौन कौन से वोकेशनल मतलब किस टाइप से वोकेशनल सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन हो सकती है, मतलब टेक्नोलॉजी भी सिखाई जाएगी आपको, फिर आपके मल्टीपल स्ट्रीम से आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर आपका स्कूल हो गया उसके बाद कॉलेज लेवल पे क्या चेंजेस किए, क्योंकि हमने बात की कि जो हमारी NEP 2020 है उसने चेंजेस किए हैं स्कूल टू कॉलेज लेवल, सभी लेवल पे। तो कॉलेज लेवल पे क्या है, GER मतलब जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशो है इसको बढ़ाना है 50% बाय 2035। स्कूल में कितना था 100%, यहाँ पे कितना है 50%, क्योंकि अभी बच्चों का क्या होता है कि 12th के बाद कई बच्चे होते हैं जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, स्पेशली गर्ल्स, 12th के बाद उनको पढ़ाया नहीं जाता है अभी भी, क्योंकि हमारे यहाँ की जो मेंटलिटी है, मानसिकता, अभी भी गाँव में देख लो जो बैकवर्ड एरिया से, वहाँ पे नहीं पढ़ाया जाता है, इवन बॉयज़ को भी कई जगह नहीं पढ़ाया जाता है, तो बहुत कम इनरोलमेंट रेशो है, तो इसको बढ़ाना है 50%, अभी कितना है 26.3%। और 3.5 करोड़ सीट्स जो है इनको ऐड किया जाएगा हायर एजुकेशन में, ठीक है। उसके बाद आपका जो मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन रहेगा, और जो आपकी कॉलेज डिग्री होगी मतलब जो ग्रेजुएशन डिग्री रहेगी आपकी, तो वो ग्रेजुएशन डिग्री जो है वो कर दी जाएगी 4 इयर्स की, 4 इयर्स की। और इसमें हर स्टेज पे आपको क्या दिया जाएगा, सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, मतलब डिफरेंट लेवल पे अगर आप करते हैं ग्रेजुएशन तो उसके डिफरेंट सर्टिफिकेट्स रहेंगे। जैसे कि अगर आप 1 साल का कॉलेज करते हैं 1 ईयर, तो उसके लिए आपको मिलेगा सर्टिफिकेट, मतलब वहाँ पे लिखा रहेगा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आप 2 साल का करते हैं कॉलेज और फिर अगर किसी रीजन से अगर आपको कॉलेज छोड़ना पड़ जाता है, तो अभी क्या होता है हमें 3 साल बाद डिग्री दी जाती है और उसी की वैल्यू होती है। अभी बीच में हमारे यहाँ कोई वो मतलब कोई तरीका नहीं है कि जिसके थ्रू आपको कोई सर्टिफिकेट मिल सके, आप किसी को बता सके कि आपने 2nd ईयर तक पढ़ाई की है। अगर आप 3 साल कंप्लीट करते हैं तो ही आप ग्रेजुएट माने जाएंगे या फिर कुछ नहीं है। और अगर आप थोड़े टाइम बाद अगर स्टार्ट करते हैं वापस, जैसे कि किसी कारणवश अगर आपको छोड़ना पड़ जाता है, 2 साल बाद आपने आपकी पढ़ाई छोड़ दी, फिर 3-4 साल बाद फिर अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप 2nd ईयर से 3rd ईयर में नहीं पढ़ाई कर सकते, आपको फिर से 1st ईयर से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन अभी क्या हो गया, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन। इसका मतलब है कि अगर आप एक बार बीच में पढ़ाई छोड़ भी देते हैं तो अगर आप बाद में वापस आते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा पहले साल का। दूसरे साल का होता है हमारा डिप्लोमा मिलेगा आपको, मतलब ग्रेजुएशन डिप्लोमा। तो आप ये दिखा दो कि हाँ हमारे पास ग्रेजुएशन डिप्लोमा है, अब डायरेक्ट 3rd ईयर में एंट्री ले लो। अगर सिर्फ 1st ईयर किया है तो सर्टिफिकेट दिखा दो, 2nd ईयर में एंट्री ले लो। अगर आप 3 ईयर का करते हो तो आपको मिलता है वहाँ पे डिग्री, और अगर आप 4 ईयर पूरे कंप्लीट करते हैं तो वहाँ पे आपको मिलता है रिसर्च, ग्रेजुएशन रिसर्च, ठीक है। तो ये 4 अलग अलग सर्टिफिकेट से, मतलब सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री एंड रिसर्च का आपको मिलता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो ये आपको इस तरीके से बताया जाएगा कि आपने डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएशन डिग्री की है, ग्रेजुएशन रिसर्च किया है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट किया है। अगर कोई जॉब करना चाहता है तो जॉब उसको कब मिलेगी,
जब उसका 3 ईयर का डिग्री कंप्लीट होगा तब उसको मिल सकती है कोई जॉब। मतलब जो अभी सिस्टम है, अभी जो 3 साल डिग्री हो जाती है, जैसे मतलब जॉब मतलब कि कोई भी एग्जाम में, जैसे बहुत सारी यूपीएससी हो गई, CDS हो गई, ऐसे कई सारी एग्जाम्स है, उसमें क्या होता है जो आपकी ग्रेजुएशन मांगते हैं तो वहाँ पे आपको ये 3 ईयर की डिग्री लगानी पड़ेगी तभी आपको जॉब मिलेगी। उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो अभी के सिस्टम में भी है, लेकिन ये आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल गया कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये 4 ईयर हो गया। इसके बाद अगर हम PG की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो अगर आपने डिग्री 3 साल की करी है, अगर आपने डिग्री 3 साल की करी है तो आपके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होगी 1 ईयर की, मतलब बस 1 साल पढ़ना है आपको PG। लेकिन अगर आपने PG अपने ग्रेजुएशन 4 साल की करी है तो आपको PG करना है 1 ही साल के लिए, और वहीं अगर आपने ग्रेजुएशन 3 साल की करी है तो आपको PG करना है 2 ईयर के लिए। मतलब ओवरऑल आपकी एजुकेशन जो कंप्लीट होगी, ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन, वो होगी 5 साल में कंप्लीट। जो अभी भी होता है उसमें कोई चेंज नहीं है, बस अंतर इतना है कि आपको ये अलग अलग लेवल पे सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। अगर आप ग्रेजुएशन ही 4 साल कर लेते हैं तो PG बस 1 साल करना रहेगा। अगर आप ग्रेजुएशन 3 साल करते हैं तो PG आपको 2 साल करना रहेगा। तो ये पूरा सिस्टम है अभी जो चेंज हुआ है उसका। और इसमें है आपके मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन, जिससे क्या होता है कि आप कहीं पर मतलब कहीं पे भी आप निकल सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी कारणवश अगर छोड़ना पड़ जाता है तो आप बाहर निकल जाओ, मतलब कॉलेज छोड़ के अगर थोड़े साल बाद वापस आना चाहते हो तो वहीं से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद MPhil का जो कोर्स है उसको ख़त्म कर दिया गया है, MPhil हटा दिया गया है हमारी कंट्री से, उसके हमारे एजुकेशन से। उसके बाद एकेडमिक्स बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसको हम ABCID, आजकल बच्चों की ABCID बनती है। अगर आप अभी अगर स्कूल को आप कॉलेज में होंगे तो आपने देखा होगा कि ABCID नाम से एक ID बनती है। उससे क्या होता है कि बच्चों के क्रेडिट, मतलब जो स्कोर उन्होंने इस साल में किए हैं, जो भी स्कोर मतलब उनका जो रिकॉर्ड रहता है वो उस जगह पे वहाँ पे सेव हो जाता है। तो अगर किसी और जगह पे भी जाते हैं, अगर दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, किसी दूसरे एकेडमिक्स वाली जगह पे जाते हैं, तो वहाँ पे क्रेडिट को बता सकते हैं कि मतलब उनका ओवरऑल अभी तक का परफॉर्मेंस कैसा रहा। और क्या है इसमें कि कई सारी एजुकेशन और रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ जो होगी, जो कि IITs, IIMs के मतलब बराबर जो रहेगी, मतलब उनके स्टैंडर्ड से जो मिलती है, ऐसी कई सारी मतलब ऐसी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस क्रिएट किए जाएंगे ताकि बच्चों को एजुकेशन मिल सके। उसके बाद हम देखते हैं हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये बनाया जाएगा, जो कि एक सिंगल अम्ब्रेला बॉडी होगी फॉर एंटायर हायर एजुकेशन, मतलब पूरे हायर एजुकेशन को जो मैनेज कर सके। मतलब यहाँ पे रिप्लेस कर देगा ये UGC को, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो होता है UGC, उसको रिप्लेस कर देगा। ये बॉडी बनाई जाएगी, पूरे हायर एजुकेशन को कंट्रोल करेगी। लेकिन इसमें जो मेडिकल और लीगल लॉ से रिलेटेड जो कॉलेज है वो वाले नहीं आएंगे, इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। फिर उसके बाद कॉलेज का जो एफिलिएशन होगा वो 15 साल में, मतलब 15 साल में कॉलेज को देखा जाएगा। जैसे वो नेक की टीम आती है, वो क्रेडिट करती है कि A+ का कॉलेज है, A++ का है, A रैंकिंग है, B रैंकिंग है, तो इस तरीके से रैंकिंग दी जाएगी। उससे क्या होता है, कॉलेज का रैंक पता चलती है कि क्या स्टैंडर्ड है इस कॉलेज का। तो यही सब था, हमने बात करी स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पे। इसके अलावा भी अगर कुछ चेंजेस देखें तो यहाँ पे एक ऑटोनोमस बॉडी है, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, जहाँ पे लोग आ सकते हैं, मतलब अलग अलग अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं, जो भी उनका मतलब क्रिएटिव आइडियाज हो वहाँ पे कुछ सीख सकते हैं, उनका असेसमेंट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद एक नेशनल असेसमेंट सेंटर पारक बनाया गया। इसका मतलब जो फुल फॉर्म होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। मतलब इसका मतलब ये है कि ओवरऑल असेसमेंट होना, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका असेसमेंट करना कि ये बच्चा किस तरीके का है, मतलब उसमें क्या नॉलेज है, किस फील्ड में जाना चाहता है, वो कौन से सब्जेक्ट्स में इसका इंटरेस्ट जा रहा है, तो उस अकॉर्डिंग उसको ट्रेन करना बच्चे को। तो इसलिए पारक एक सेंटर बनाया गया। उसके बाद फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का सेटअप करना इंडिया में, मतलब हमारी कंट्री में फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो है, जैसे ऑक्सफोर्ड हो गई, हार्वर्ड हो गई, ऐसे कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो है उनको इंडिया में लाना, मतलब ऐसे टॉप 100 या टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ जो है उनको इंडिया में सेटअप करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सी भी यूनिवर्सिटी आके हमारी कंट्री में सेट हो सकती है। ऐसा नहीं कि कोई सी भी कंट्री से उठ के पता चले पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी आ गई, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी, और आके इंडिया में सेटअप कर लिया और वो सिखा रही है कि बॉम्ब कैसे बनाया जाता है, बॉम्ब को कैसे उड़ाया जाता है, मतलब क्या क्या कैसे कैसे आतंकवाद बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। कौन सी यूनिवर्सिटी, जो टॉप 100 यूनिवर्सिटी है वहाँ वाली यूनिवर्सिटी हमारी कंट्री में आके सेटअप हो सकती है। ठीक है।
उसके बाद जो अभी तक हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट होता था, जो एजुकेशन में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता था वो था 4.6% ऑफ जीडीपी, लेकिन उसको बढ़ा के कितना करना चाहते हैं ये 6%, ताकि जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा इतनी ज़्यादा चीज़ें मिलेगी बच्चों को, इतना ज़्यादा उनका डेवलपमेंट होगा। उसके बाद जेंडर इंक्लूजन और स्पेशल एजुकेशन जोन, मतलब हर जेंडर के, मेल हो फीमेल हो, सब जेंडर के लोग क्या हो सके, आ सके, एजुकेशन ले सके। उसके बाद हर स्पेशल एजुकेशन जोन मतलब जो मार्जिनलाइज्ड है लोग सोसाइटी में, ट्राइबल ग्रुप से है, जो छोटे मतलब जो बैकवर्ड एरियाज में आ जाते हैं लोग, तो उनको भी क्या हो सके, वो भी आके एजुकेशन ले सके। तो ऐसे कुछ जोन्स बनाए गए ताकि सबके लिए ओवरऑल क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके, मतलब सबका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके और सबको इक्वालिटी से पढ़ाया जा सके। इसके बाद इसमें कुछ और चेंज भी, मतलब कुछ स्कीम्स लॉन्च की थी, जैसे पीएम श्री, जिससे बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाया जा सके। उसके बाद पीएम ई विद्या पोर्टल लॉन्च किया था, जिससे क्या होता है कि बच्चों को नॉलेज, मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन मिल सके, टेक्नोलॉजी का नॉलेज मिल सके, डिजिटल नॉलेज मिल सके। उसके बाद जादुई पिटारा, जैसे ऐसी कुछ स्कीम्स लॉन्च की गई थी जिससे क्या हो सके, बच्चों को होलिस्टिक डेवलपमेंट उनको सिखाया जा सके। जादुई पिटारा में बताया जाता है प्ले स्कूल्स के बारे में, मतलब बच्चों को गेम्स वगैरह खिलाना ताकि उनका इंटरेस्ट बढ़े स्कूल में। क्योंकि यही सब था हमने जो पढ़ा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। और कुछ अगर पुरानी पॉलिसी में देखें हम 1986 में, तो वहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, नवोदय विद्यालय, तो केंद्रीय विद्यालय, तो ये सारे जो थे ये काई में स्टार्ट किए गए थे, हमारी एनईपी 1986 में। तो हमने देखा कि जो एनईपी हमारी 2020 है, इसका क्या एम है, इंक्लूसिव, पार्टिसिपेटरी एंड होलिस्टिक अप्रोच से ये हर फील्ड में बच्चों का क्या करना चाहती है, डेवलपमेंट करना चाहती है। तो यही सब था एनईपी 2020 के बारे में। लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस जो है, मतलब जो हमारी कंट्री फेस कर रही है, जैसे कि हमारे यहाँ भी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम बात तो कर लेते हैं कि ये यहाँ पे मतलब इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करवानी है, डिजिटली, टेक्नोलॉजिकली, कंप्यूटर वाली एजुकेशन देना है, लेकिन इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, जो कि एक क्या बन जाता है, यहाँ पे एक बाधा बन जाता है, ऑब्स्टेकल बन जाता है इसको बढ़ावा देने में। उसके बाद टीचर्स की ट्रेनिंग, टीचर्स अभी इतने ट्रेंड नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि मदर लैंग्वेज में और वहाँ के रीजनल लैंग्वेज में उनको पढ़ाया जाए, तो रीजनल लैंग्वेज टीचर्स को हर जगह, जैसे हर बच्चे अलग, अगर दूसरे स्टेट से दूसरी जगह पे आते हैं तो वहाँ पे उन बच्चों का इतना, मतलब बच्चों की जो लैंग्वेज है वो टीचर्स को आई जरूरी नहीं है, तो अभी टीचर्स को इतनी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ये भी काइंड ऑफ चैलेंज बन जाता है। उसके बाद हमारी कंट्री इतनी डाइवर्स है, इतनी सारी तरीके की लैंग्वेज बोली जाती है हमारे यहाँ, तो डिफरेंट लैंग्वेज जो हो जाती है वो डिफरेंट वो बन जाता है। उसके बाद जो हमारा, हम चाहते हैं कि जो जीडीपी का इतना पोर्शन 6% हम इसमें इन्वेस्ट करें, तो इतना कम से इतना बढ़ाना अचानक, ये भी एक चैलेंज बन जाएगा। तो ये सारे चैलेंजेस है कुछ जो कि धीरे धीरे हो जाएंगे टेकल। यही सब था एनईपी 2020 के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।